दोस्तों, आज की कहानी है शादी के पहले ही करके चला गया, अब मैं उसके बिना कैसे रहूं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पटना सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते हुए प्रिया ने रूपा को देखा तो चौंक पड़ी। एक मिनट के लिए प्रिया गुस्से से लाल पीली हो गई। रूपा ने पास आकर कहा, अरे प्रिया जी, आप कैसी हैं? प्रिया खामोश रही तो रूपा ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। प्रिया फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि रूपा सिर्फ बेशर्म ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूसी भी है। रूपा ने समझाते हुए आगे कहा, प्रिया जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर सुधांशु जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुधांशु का नाम सुनते ही प्रिया के तन बदन में आग लग गई। वही सुधांशु जिसने प्रिया से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। प्रिया के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ा कर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रूपा प्रिया का हाथ पकड़कर नीचे रेस्टोरेंट में ले गई। आइए कॉफी पीते हैं और बातें भी करेंगे। ना चाहते हुए भी प्रिया रूपा के साथ चल दी। रूपा ने कॉफी का ऑर्डर दिया। प्रिया अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। वो पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। 2 बेटियां प्रिया और मीनू, बस यही छोटा सा परिवार था। प्रिया के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कापियां कराकर उन पर हल्दी छिड़क कर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर माँ ने टिफिन की कापी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रह गए, कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो प्रिया के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें करके देख ली, पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नाक भौवे सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ? कोई मेरी प्रिया में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठी, हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी, पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब ना जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ मीनू से टिफिन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टिफिन तैयार होता तब उसमें प्रिया की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए। प्रिया में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। माँ, कितनी ही लड़कियां कुंवारी बैठी है, मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो, अस्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है, क्या हो गया उन्हें? मौत से रह रही हैं। हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। प्रिया ने एमए कर लिया और मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। प्रिया अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है। कुदरत की रूप आकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेट कर ना जाने कहां फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मनोहर बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं?
मनोहर अपनी प्रिया से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने मनोहर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीजों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन प्रिया जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी प्रिया, यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है, और आप हैं शोभा के देवर सुधांशु। प्रिया ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में प्रिया ने नमस्ते किया, फिर वह अंदर चली गई। सुधांशु अक्सर प्रिया के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुधांशु बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यार बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीनू भी हर विषय में सुधांशु की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे छिड़क भी देते थे, जिससे सुधांशु हंसकर टाल देता। सुधांशु स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब प्रिया से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस ही सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम था। सुधांशु प्रिया के कुंठित जीवन में हवा के ताजा झोंके की तरह आया। प्रिया को धीरे धीरे सुधांशु का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक प्रिया ने अपने को दबाकर, मन मारकर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब सुधांशु का अस्तित्व उसके मनोभाव पर हावी होने लगा था और प्रिया अपनी भावनाओं पर उसे अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी सकरी होती है कि इनसे वापस लौटकर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसलिए प्रिया को सुधांशु का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। सुधांशु ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रत्यक्षतर प्रिया का रोम रोम पुलकित हो उठा। प्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेल उड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। प्रिया हमेशा सुधांशु की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली प्रिया अब गुनगुनाती, मुस्कुराती देखी जाने लगी। प्रिया ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुधांशु पसंद था ही, वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुधांशु से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वह जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुधांशु ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुधांशु के पिताजी नहीं आए। सुधांशु ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक सुधांशु प्रिया से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। प्रिया सीधे सुधांशु के घर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सुधांशु ने ही दरवाजा खोला। अरे प्रिया, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है सुधांशु, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। और प्रिया गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुधांशु ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप प्रिया जी हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड, और आप हैं रूपा, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि प्रिया कुछ पूछती, सुधांशु ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही रूपा मिसेज रूपा बनने वाली है। अरे रूपा, प्रिया को चाय नहीं पिलाओगी? प्रिया को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि सुधांशु को झकझोर कर पूछे कि
आखिर यह सब क्या कर रहे हो? रूपा रसोई में गई तो प्रिया ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, सुधांशु प्लीज, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं, सच है प्रिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, सुधांशु ने बेहिचक कहा। प्रिया को लगा मानो वह फपक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फपक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से प्रिया को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहम उसे पूछने की इजाजत नहीं दे रहा था। प्रिया एक समझदार लड़की थी, इसलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे सुधांशु के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर सुधांशु ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और प्रिया से दूर चला गया। इस समची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज्यादा आहत प्रिया के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परस्त कर उन्हें काफी पीछे ढकेल दिया है। मीनू भी इन दिनों प्रिया का कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी थी। माँ की डांट ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। प्रिया को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे सुधांशु की बेवफाई से कहीं ज्यादा ही आहत करता था। एक दिन प्रिया ने पापा से मनोहर बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। प्रिया की शादी हो गई। मनोहर बाबू के साथ एडजस्ट होने में प्रिया को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। प्रिया ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर प्रिया को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक मंच बनकर रह गया है। प्रिया एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर सुधांशु के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह मनोहर बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई है। बैरे ने कॉफी लाकर मेज पर रखी, तब अचानक ही प्रिया की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वह रूपा से कुछ पूछती, एक पुरुष की आवाज पीछे से आई, ओह रूपा, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। ये मेरे पति हैं विक्रम, रूपा ने परिचय कराया, और यह मेरी मित्र प्रिया। हेलो, बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विक्रम बोला। अच्छा आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ। और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना? रूपा ने मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा। तो तुम्हें भी सुधांशु ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला वह? नहीं प्रिया, सुधांशु बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। यह क्या कह रही हो तुम? प्रिया लगभग चीख उठी थी। रूपा प्रिया को हकीकत बयां करने लगी। सुधांशु मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन सुधांशु को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो सुधांशु बात को टालता रहा, फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने पटना आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता दिया था कि तुम हीन भावना की शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते सुधांशु को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो सुधांशु ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा प्रिया आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसलिए कि तुम मनोहर बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और सुधांशु भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन सुधांशु ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो सुधांशु के नाटक का एक अंश था। रूपा ने कॉफी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा, प्रिया, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ।
मैं रंजीत से प्रेम करती थी। रंजीत ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को सुधांशु जी मिल गए और मुझे सुधांशु जी ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों सुधांशु से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? प्रिया बोल पड़ी। नहीं प्रिया, नहीं। बीच में ही बात काटकर रूपा ने कहा। उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। सुधांशु जी को गलत मत समझो, उन्होंने कभी किसी से कोई फायदा नहीं उठाया है। असल में सुधांशु जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जिंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सुधांशु को ब्लड कैंसर है। मौन खामोश प्रिया की आंखों से आंसू बूंद बन पर टपक पड़े। प्रिया से आंखें पोंछती हुई प्रिया ने भरे गले से पूछा, अब वह कहाँ है? पता नहीं। जाते वक्त मैंने लाख पूछा मगर वह मुस्कुरा कर टाल गए। रूपा ने एक पल रुककर फिर कहा, सुधांशु जी जहाँ भी होंगे किसी न किसी रूपा या प्रिया के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। रूपा तो चली गई, पर प्रिया को लग रहा था कि अगर आज रूपा नहीं मिलती तो जीवन भर सुधांशु के बारे में हीन भावनाएं लेकर जीती रहती। सुधांशु जैसे बिरले ही होते हैं जो अपनी नेक नामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते रहते हैं।